दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना और करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। चाहे आपके पीएफ का रिफंड अटक गया हो, आपके पेंशन की कैलकुलेशन सही नहीं की गई हो, आपका पासपोर्ट या पैन कार्ड बनकर नहीं आ रहा है, आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है, और इस बहाने आप चाहे इन ऑफिसेस के चक्कर पे चक्कर लगाएं, उन्हें मेल करें, कॉल करें, अक्सर कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी आपको मिलता नहीं है। जो लोग इस तकलीफ को भुगत चुके हैं, उन लोगों को इस बात की बिल्कुल गंभीरता का पता चलेगा। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल हथियार बताने जा रहा हूं जो इस भूल भुलैया से, इस मेज से आपकी निकलने में मदद करेगा, और उस हथियार का नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट है जो 2005 में लाया गया था। ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ओपन करता है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, और उनसे इंफॉर्मेशन अवेल करने का अधिकार देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन आप तक आ जानी चाहिए 30 दिनों के अंतर्गत, नहीं तो वहां के पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर लगती है भारी भरकम मॉनिटरी पेनल्टी। तो आरटीआई को किस तरह इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस देश का हर आदमी एक बड़े ही पावरफुल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आरटीआई का यूज कर पाएगा और गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आरटीआई जो एक्ट है उसे पार्लियामेंट ने 15 जून 2005 को पास किया था और उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो गया। उसके बाद से हर दिन लगभग 5000 आरटीआई फाइल की जा रही है और पहले 10 सालों में ही 1,75,00,000 आरटीआई फाइल और प्रोसेस कर दी गई थी। तो इससे पहले मैं आपको और आरटीआई के बारे में बताऊं, पहले मैं इसकी पावर के कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, जिसमें 2 मेरे पर्सनल एग्जाम्पल भी हैं। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरे ग्रैंडफादर का ही, जिनके लिए मैंने आरटीआई कुछ ही दिन पहले फाइल की थी। मेरे ग्रैंडफादर रेलवे से रिटायर्ड हैं और उनकी जो पेंशन है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से रिवाइज नहीं हुई थी। 3 साल तक उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चक्कर लगाए, रेलवेज में चक्कर लगाए, लेटर्स भेजे और उन्हें ये एक्सक्यूज दिया गया कि आपकी जो डिटेल है वो पेंशनर्स पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है रिवाइज पेंशन के लिए, इसलिए आपकी पेंशन रिवाइज नहीं की जा सकती है। जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपकी पेंशन अपडेट कर देंगे, उसका एरियर इत्यादि दे देंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख इंतजार करते करते फाइनली हमें आरटीआई का रास्ता मिला और आरटीआई के थ्रू जैसे ही मैंने आरटीआई फाइल करी, उसके 3 दिनों के अंदर अंदर रेलवे से हमें फोन आ गया। उन्होंने जो जो हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मंगवाई। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने पेंशनर पोर्टल पर मेरे ग्रैंडफादर का अकाउंट ढूंढा और विद इन 30 डेज के अंदर रिवाइज पेंशन ऑर्डर पीपीओ भी हमारे पास आ गया। सेकंड जो केस है वो मेरे एक फ्रेंड का है, जिनका पीएफ का ऑफलाइन रिफंड उन्होंने काफी महीनों पहले किया था और उसका न तो कोई रिफंड आया, न ही उसका कोई जवाब आया कि उन्होंने रिजेक्ट करा है तो क्यों किया है। तो इस इंतजार में हमने कई बार कॉल भी लगाए पीएफ ऑफिस में, वहां पर विजिट भी किया, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। लेकिन आरटीआई फाइल करने के 30 दिनों के अंदर ही हमें पता चल गया कि हमारे रिजेक्शन का रीजन क्या था, और इस बार ऑफलाइन जब वापस हम क्लेम प्रोसेस करेंगे तो उसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं अंबेगांव विलेज का। अंबेगांव विलेज के एक व्यक्ति सुवर्णा भगवंत ने अपनी ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करी। उसके एवज में ऑफिसर ने उनसे 500 रुपए की रिश्वत मांगी, जो सुवर्णा देने से इनकार कर चुके थे। इसके बाद उन्हें कई सालों तक अपने ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसकी उन्हें जरूरत थी अपनी ग्रैंड मदर को विडोज पेंशन दिलवाने के लिए। ऐसे में उन्होंने आरटीआई फाइल करी और डिमांड करी कि उस ऑफिसर का नाम बताया जाए जिसके पास ये एप्लीकेशन पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग चल रही है, और उसके 8 दिनों के भीतर ही उनके घर पर ग्रैंडफादर का डेथ पेंशन सर्टिफिकेट आ गया। इसके बाद इस विलेज ने एक तरीके से आरटीआई का स्वाद चख लिया। उसी विलेज की एक और महिला अर्चना ने अपने राशन कार्ड का रिन्यूअल कराने के लिए आरटीआई फाइल करी और 1 साल तक जिस राशन कार्ड का वो इंतजार कर रही थी, वो 3 दिनों के अंदर सरपंच खुद उसके घर पर डिलीवर करके आए। अब उस विलेज का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये बोलता है कि आप हमारा काम तुरंत करें, सही समय पर करें, अन्यथा हम आरटीआई फाइल करेंगे। और लास्ट में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जो हमारे सब्सक्राइबर को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो एग्जांपल जुड़ा हुआ है प्रोविडेंट फंड से। प्रवीण कोहली जी का आप नाम जरूर जानते होंगे। प्रवीण कोहली जी एक एक्टिविस्ट हैं जो कई वर्षों से पेंशन को इंक्रीज कराने में जुटे हुए हैं लोगों की, और वो देश के पहले व्यक्ति हैं
जिनकी पेंशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कई गुना बढ़ गई थी पीएफ से जुड़ी हुई। ऐसे में प्रवीण कोहली जी आरटीआई का बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। उन्होंने दिल्ली पीएफ ऑफिस में वेरियस आरटीआई फाइल करी थी, लेकिन दिल्ली पीएफ ऑफिस ने इंक्रीज पेंशन से रिलेटेड उनकी आरटीआई का सही प्रकार से जवाब नहीं दिया, जिसकी अपील मिस्टर प्रवीण कोहली ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास करी। ये क्या होता है इसके बारे में कुछ ही देर में आपको फिर बताएंगे, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ना सिर्फ आदेश दिया पीएफ डिपार्टमेंट को समय पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को डिले करने के लिए मुकेश कुमार जो सीपीआईओ हैं और साथ ही साथ रीजनल पीएफ कमिश्नर भी हैं, उन पर 75,000 रुपए का फाइन भी लगाया इस इंफॉर्मेशन को डिले करने के लिए। तो दोस्तों ये स्टोरीज आपको बताती है कि आरटीआई एक्ट कितना पावरफुल है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बड़ा आसान बना सकता है यदि आपको इफेक्टिव तरीके से आरटीआई का यूज करना आता है तो इस वीडियो में हम आगे जानते हैं आरटीआई के बारे में और डिटेल्स, किन किन डिपार्टमेंट में ये लागू होता है, इसको किस तरह से फाइल करना है, फाइल करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेसेस आपको यूज करना है, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्कोप ऑफ आरटीआई। आरटीआई के अंतर्गत क्या क्या कवर्ड है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन आरटीआई के अंदर कवर्ड है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके एमपी या एमएलए अपने बंगलों के रिनोवेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं, उनकी फॉरेन ट्रिप्स पर कितना खर्चा किया जा रहा है, या कितना अमाउंट उनके टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर खर्च किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का यानी आपका पैसा है जो उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एमपी और एमएलए जिन्हें फंड मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए, उसमें से कितना फंड खर्च किया गया है, कहां कहां खर्च किया गया है, तो ये सारी जानकारी भी आप आरटीआई के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू आप उनके रिकॉर्ड्स, उनके ओपिनियन, उनकी फाइलिंग, पेपर्स, यहां तक कि ऑनलाइन सेव किए गए ईमेल्स और रिकॉर्ड्स भी मंगवा सकते हो, क्योंकि ये सभी कुछ आरटीआई के प्रव्यू के अंदर आता है। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू गिव आरटीआई इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, वो सभी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, government department, ministries of state as well as centers, judiciary, government owned companies, government universities, government schools, public works department, PWD, road authorities, provident fund, employee state insurance corporation, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। Which government organizations are exempted from RTI? तो ऑलमोस्ट वो सारे डिपार्टमेंट जो देश की सुरक्षा या मिलिट्री से रिलेटेड है, वो उन्हें आरटीआई से बाहर रखा गया है। फॉर एग्जांपल रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे केसेस हैं जिन्हें भी आरटीआई के बाहर रखा गया है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो देश की स्वतंत्रता या स्वायत्तता को हार्म करती है, वो भी आरटीआई से बाहर रखी गई है। साथ ही साथ यदि कोर्ट ने किसी इंफॉर्मेशन को रिलीज करने के लिए स्टे लगा रखा है, तो वो बिल्कुल आरटीआई से बाहर है। कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए चीजें भी आरटीआई से बाहर रखी गई है। फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भारत में इंफॉर्मेशन है, वो भी आरटीआई से बाहर है। इसके अलावा ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे किसी पर्सन की जिंदगी या को खतरा होता है, उसे फिजिकल हार्म पहुंचता है, वो भी इंफॉर्मेशन आरटीआई से बाहर रखी गई है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी सारी चीजें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उससे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं होती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आरटीआई से बाहर रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल करी थी नरेंद्र मोदी जी की ओरिजिनल डिग्री निकलवाने के लिए, लेकिन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसे आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। मोटा मोटा आप ये समझें कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी भी एमपी या एमएलए को एक्सेसिबल है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू आपको भी एक्सेसिबल है। हाउ टू यूज आरटीआई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जिन्हें आप आरटीआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न, डिलेड पीएफ विड्रॉल, डिलेड पीएफ ट्रांसफर, डिलेड पासपोर्ट, डिलेड आधार कार्ड, डिलेड आईआरसीटीसी रिफंड, कॉपीज ऑफ आंसर शीट्स। जी हां दोस्तों, कुछ ही समय पहले कोर्ट की रूलिंग के थ्रू कॉपीज ऑफ आंसर शीट भी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ला दी गई है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, स्टेटस ऑफ एफआईआर या एफआईआर की कॉपी, स्टेटस ऑफ अ कंप्लेन, स्टेटस ऑफ ईपीएफ, डिले इन स्कॉलरशिप, ये सारे ही पर्सनल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए चीजें आरटीआई के थ्रू सॉल्व
हो सकती है। साथ ही साथ ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आरटीआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड के रख रखाव के बारे में आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की ऑडिट से रिलेटेड आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप एमपी और एमएलए किस तरह से अपना फंड यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बारे में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन, उनकी प्रोजेक्ट डिटेल्स भी आप आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आपके पासपोर्ट के आप तक पहुंचने में डिले हो रहा है तो आप कुछ इस तरह की आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड डेली प्रोग्रेस डन ऑन माय पासपोर्ट एप्लीकेशन। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड नेम्स ऑफ ऑफिसर्स विथ whom my application has been lying during this period. And number 3, please inform as per citizen charter in how many days I should have got my passport. ये बड़ी क्रिस्प और क्लियर आरटीआई है। मैं आने वाले सेगमेंट्स में आपको बताने वाला हूं कि आप भी किस तरह से अपनी आरटीआई फ्रेज करें ताकि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, यदि आपके एरिया की रोड की कंडीशन बहुत बुरी है तो आप कुछ इस तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हैं। हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो भी आपकी रोड है, इन पास्ट 3 years. हाउ वॉज द मनी स्पेंट, वो कहां कहां खर्च किया गया है। प्लीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो इस रोड के रखरखाव के लिए पिछले कुछ 3 सालों में निकले हैं। तो दोस्तों, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठेगा कि हमने आरटीआई फाइल भी कर दी तो भी क्या, हो सकता है हमारा जवाब नहीं आए तो भी क्या। तो दोस्तों, इसके लिए आरटीआई एक्ट ने एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर खड़ा किया है जो इंश्योर करता है कि आपकी आरटीआई का जवाब ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको टाइम पर मिले और सही मिले। तो दोस्तों, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग अधिकारी तैनात किए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि आरटीआई ठीक प्रकार से एप्लीकेबल है। सबसे पहले सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा में आवश्यक रूप से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ नियुक्त किया जाता है। पीआईओ की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी आरटीआई उसके पास फाइल की जाए उसका 30 दिनों के अंतर्गत जवाब दिया जाए। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो एवरी डे की पेनल्टी लगभग 250 रुपए उस पर लगती है। अब ये पीआईओ अपना काम सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, उनके रखरखाव के लिए हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंतर्गत रहता है। उसके अंदर और भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं और एक काफी बड़ा टीम रहता है जो इंश्योर करता है कि सारे ही आरटीआई प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किए जा रहे हैं। यदि आपकी आरटीआई सही तरीके से प्रोसेस नहीं की जा रही तो आप इनके पास अपील भी कर सकते हैं। इन सभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी बनाया गया है जो सारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का रखरखाव करता है। साथ ही साथ सेंटर पर फाइल की गई आरटीआई का जवाब और उसकी जवाबदेही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट एंड टाइम की। आखिर इसमें खर्चा कितना आने वाला है? कुछ नहीं खर्चा आने वाला है आरटीआई में। आप हमारे वीडियो देखकर सबसे पहले तो खुद ही आरटीआई अच्छी सी ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे। उसकी में भाषा की भी दिक्कत नहीं, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आरटीआई ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मात्र जो खर्चा आता है वो 10 रुपए का खर्चा आता है। आरटीआई आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी फाइल करें, आप ये 10 रुपए यदि आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो अपने नेट बैंक के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और यदि ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं तो एक पोस्टल ऑर्डर के थ्रू 10 रुपए का, रेवेन्यू स्टैम्प के थ्रू भी आप ये 10 रुपए पे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ कॉपीज मंगवा रहे हैं या रिकॉर्ड्स की कॉपी मंगवा रहे हैं तो उसके लिए 2 रुपए प्रति पेज आपको पे करना पड़ेगा, या फिर जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसे कॉपी करने में वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो बहुत ही रीजनेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आरटीआई का एक बेसिक ढांचा, एक रूपरेखा समझ ली है। हम इसका एक सेकेंड वीडियो और बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आरटीआई किस तरह से फाइल करनी है, आप किस तरीके से 15-20 मिनट में आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं 4-5 ऐसे टिप्स जो आपको एक बहुत ही इफेक्टिव आरटीआई फाइल करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारे अगले वीडियो तक जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जाते जाते आज के सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लक्की विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इन विच ईयर आरटीआई एक्ट वॉज पास्ड? इनमें से कौन से ईयर में आरटीआई एक्ट पास किया गया था? 2001, 2003, 2005 या 2007? सही जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है, एक से अधिक बार अपना जवाब नहीं देना है। तो इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और हमें सपोर्ट करते रह सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें।